नमस्कार, द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ, आज अपने काबिल टीम मेंबर्स पुनीत सर और अभिषेक सर के साथ फिर से इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो डिप्लोमेटिक टेस्ट में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने उनको सपोर्ट किया, अमेरिका ने कहा कि हम सैनिक मदद रोक देंगे, और यूक्रेन के तमाम जो रेयर मिनरल हैं उन पर अमेरिका अपना नियंत्रण चाहता है। और हमारे प्रधानमंत्री अब मॉरिशस की यात्रा पर भी जा रहे हैं। ये तमाम खबरें हैं जिन पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक इसी बीच बहुत महत्वपूर्ण खबर हमारे देश के लिहाज से आई है, जो कि साउथ इंडिया में तमिलनाडु के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन साहब, उन्होंने एक नया बयान दिया और हिस्टोरियंस की एक नई खोज हुई, जिसमें ये पता चला कि जो आयरन एज है वो दरअसल भारत में कब और कैसे शुरू हुई, इतिहास ने इसको कैसे बताया था और अब कैसे हम इसको एक नए रूप में देख रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे अपने फैकल्टी मेंबर पुनीत सर से। पुनीत, ये एक बड़ी मुझे लगता है कि भारत के लिहाज से नहीं, विश्व के इतिहास के लिहाज से एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है जी, जो आयरन एज को लेकर के एक नई खोज सामने आई। हाँ, और खासतौर से जो हमारे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग हैं उन पर सवाल पूछ सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, GS, करंट अफेयर्स, किसी में भी ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये जो स्टेटमेंट आया और ये कौन सी खबर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं? देखिए, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के लिहाज से ये खबर बहुत बड़ी है। इसने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में जो अभी तक हमारी जानकारी है लौह युग के बारे में, आयरन एज के बारे में, उसको पूरा का पूरा पलट के रख दिया है। अभी तक का जो जानकारियां हमारे पास हैं कि अब विश्व में आयरन एज यानी लौह युग तुर्की से शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ है बहुत लास्ट में 1200 BC। यानी कि अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर 2000-3000 साल पहले से कॉपर का निर्माण किया जा रहा है, टिन का निर्माण किया जा रहा था, और इन दोनों को मिला के ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन सब की मेटलर्जी पहले से मौजूद थी, लेकिन आयरन जो है ह्यूमन लाइफ में बहुत बाद में आया, इंट्रोड्यूस हुआ। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि आपका कॉपर है तो कॉपर लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, टिन भी लो टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, और उसको रेगुलेट करना जो है जो आपका ब्लैक स्मिथ है या कॉपर स्मिथ है उसके लिए आसान है। आयरन के साथ है कि आयरन उस जमाने में जब भी आयरन बना होगा या तो उस जमाने में ये बिल्कुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरह था। सही बात। इसको कंट्रोल करना और इस पर आपकी एक्सपर्टीज हासिल करना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि आयरन जैसे कॉपर 800 डिग्री के आसपास मेल्ट कर जा रहा है। आयरन को मेल्ट करने के लिए आपको 1200 डिग्री का हाई टेम्परेचर, इसके लिए फर्नेस आपको अच्छी क्वालिटी की चाहिए। दूसरी चीज जो है, आपका जो आयरन का निर्माण होता है इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रेशियो को बैलेंस करके रखना पड़ता है। 1000:1, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 1000 अनुपात में है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात 1, यानी कि आग जरा सी भी धीमी नहीं पड़नी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है, और जब कॉपर मेटलर्जी में आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तभी जो है आप इस तरह की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी में अपना हाथ आजमाते हैं। इंडिया के इसी वजह से हमने कहा कि 3-4 हजार साल पहले से ही कॉपर का यूज हो रहा था, जबकि आयरन बहुत लेट आता है। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जैसे मैंने कहा आपका तुर्की में 1200 BC है, उसके बाद भारत में इसको 800 से 600 BC के आसपास नॉर्थन इंडिया में माना जाता। आर्य जो थे, आर्यों के साथ जो है आयरन टेक्नोलॉजी आई। अच्छा, इसके साथ आप देखिए इंटरेस्टिंग फीचर है कि जैसे ही आयरन लौह युग भारत में पदार्पण होता है पुराने टेक्स्ट के हिसाब से, पुरानी जानकारी के हिसाब से, वैसे ही हमारे एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ जाता है, हम आर्मीज रखना शुरू कर देते हैं, हमारे यहाँ किंगडम्स बनना शुरू होते हैं, 16 महाजनपद आ जाते हैं, नए प्रकार के धर्म उत्पन्न होना शुरू करते हैं, जैसे कि बौद्ध है और जैन धर्म बनना शुरू होते हैं। पूरा का पूरा जो अर्बनाइजेशन है और लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अचानक से बूम कर जाती है। अभी तक तो हम लोग इस तरह की हिस्ट्री पढ़ते आते हैं। अब MK स्टालिन साहब ने अभी जो अपना रिसर्च पेपर जो पब्लिश कराया है अपने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, और इस रिसर्च पेपर की खास बात ये कि ऑथेंटिकेटेड रिसर्च पेपर है, यानी कि इसको विश्व की जो सबसे टॉप क्लास लेबोरेटरीज हैं उन्होंने इसको वेरीफाई किया, यानी कि इसमें कोई इफ या बट वाली बात नहीं है।
तमिलनाडु में मल्टीपल साइट्स पर जो आयरन के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो तलवारें वगैरह मिली हैं, उनमें जब उनके साथ मिले ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कोई आपका बीज वगैरह है, अंश के अंदर सामान खाने पीने का रखा गया था जब ब्यूरियल्स के टाइम, तो जब उसकी हमने कार्बन डेटिंग की तो हमें पता चला 3345 ईसा पूर्व का ये सामान है। 3345 और बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। और आप समझिए, हम वर्ल्ड में कहते हैं कि 1200 बीसी में आयरन पहली बार भारत पैदा में आया। और विश्व के पटल पर आया। भारत में तो हम 600 बीसी में बताते हैं, 600 के आसपास। और अचानक से हमें पता चला कि नहीं भाई, इंडिया में तो 3345 बीसी से आयरन का निर्माण होना शुरू हो गया था। बहुत तो बड़ी बात ये पूरा का पूरा हमारी जो समझ थी कि विश्व में किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रसार हुआ, वो पूरा का पूरा इसने बदल दिया। डिबेट स्टार्ट हो गई, यानी इंडियन हिस्ट्री नहीं, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को इसने हाँ, चेंज कर तो दिया। अब हमें फिर से हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा कि विश्व में सबसे पहले लोहा कहाँ पे उत्पन्न हुआ गया, उसकी मेटलर्जी कहाँ पे उत्पन्न हुई, तो पता चलेगा कि वो कोई और देश नहीं था, वो भारत देश था। और भारत देश का साउथ इंडिया, दैट इज तमिलनाडु जो है, वहां से लोहे का निर्माण होना शुरू किया, जिसने पूरे विश्व को, हम आज भी आयरन एज में ही रह रहे हैं। हम इसको भले ही डिजिटल एज कह लें या जो भी कुछ कह लें, लेकिन आधारभूत फंडामेंटली हम अभी भी क्या है, स्टील एज कह लीजिए, आयरन एज के लिए उसी में जीवित है। और इसी वजह से जब तक इतनी सख्त धातु, इतनी किफायती धातु का निर्माण नहीं हो पाया था, जो कि मास प्रोड्यूस हो सके और आम लोगों के लिए सस्ते तौर तरीकों से इसका निर्माण किया जा सके, तब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के जंगलों को काटा नहीं जा सकता था, वहाँ खेती नहीं की जा सकती थी, और हमारा भारत देश जिस लेवल पर आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। थैंक्स टू द तमिलनाडु कि उन्होंने ये डिस्कवरी बहुत समय से पहले कर ली थी, और फिर से हमें बस ये है कि बच्चों को हिस्ट्री की किताबों को एक बार फिर से पढ़ने की शायद जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमारे भारतीय गौरव बोध और इतिहास बोध दोनों के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एक नई सुर्खियों पर, जिस पर आजकल हमारे देश के राजनीतिक दलों में अलग अलग समर्थन और विरोध की बातें चल रही हैं। विरोधाभास भी है, समर्थन भी है। जो भाजपा और सहयोगी दल हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं, जो भाजपा के गैर राजनीतिक दल हैं, गैर भाजपाई दल हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं, खासतौर से हमारे दक्षिण भारत के राज्यों में। और वो विषय है परिसीमन, डिलिमिटेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा जो परिसीमन की अवधि थी उसको 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया था, और 2026 अब आने वाला है। तो डिलिमिटेशन क्या होता है, इसको लेकर विवाद क्या है, दक्षिण भारत के राज्य क्यों इसको लेकर के ज्यादा विरोध कर रहे हैं, मुखर हैं, और इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे अपने काबिल दोस्त अभिषेक सर से। तो अभिषेक, पहले बात तो ये बताएं कि डिलिमिटेशन का या परिसीमन का अर्थ क्या होता है। दूसरा, ये अभी आजकल अचानक से चर्चा में क्यों आया, वाद विवाद क्यों हुआ, और दक्षिण भारत के राज्य खासतौर से परिसीमन को लेकर के मुखरित हैं और उसका मौजूदा तरीके का जो करने का अभी तक प्रक्रिया रही है उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ नया करना चाहिए। बल्कि स्टालिन साहब ने तो कहा कि अभी अगले 30 साल तक करना ही नहीं चाहिए। तो क्या है, जरा इसके बारे में बताएं। थैंक यू सर। देखिए सर, डिलिमिटेशन का सिंपल सा अगर अर्थ मैं बताऊं तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द लोकसभा एज वेल एज द विधानसभा एंड फिक्सिंग द बाउंड्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो लोकसभा की सीट है और जो विधानसभा की सीट है, जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, उनकी जो सीट है, उनकी संख्या और जो संसदीय क्षेत्र है, जो चुनाव क्षेत्र है, उसको निर्धारित करना। होता क्या है कि परिसीमन करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन पॉपुलेशन से है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको फिर से सीटों को रीफिक्स करना पड़ेगा ना, कि कितनी पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ 51, 61 और 71 की पॉपुलेशन को आधार बनाते हुए डिलिमिटेशन हुआ था। अभी बात क्या हुई है कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन वो कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, उसका तो हुआ नहीं। अब जैसा आपने बताया कि 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के। अब ये है कि अब नेक्स्ट पॉपुलेशन, नेक्स्ट जनगणना तो होगी ही होगी भाई, ये तो जानना पड़ेगा। वो तो कोविड के वजह से डिले हो नहीं हो पाया था। हाँ, तो ये तो जानना पड़ेगा ना कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, हमारे देश की स्टेट्स की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, दूसरी तरफ पॉपुलेशन जो स्टेट बढ़ा रहे हैं जहां ज्यादा है, जैसे नॉर्थ और साउथ, तो यूपी, बिहार, ये सारे राज्य जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जो पॉपुलस स्टेट्स में, पश्चिम बंगाल वगैरह, तो यहाँ सीटें बढ़ जाएंगी, यहाँ सीटें बढ़ने का डर है।
वैसे भी आप देखेंगे लोकसभा वगैरह में यूपी वगैरह का बोलबाला है बोलबाला और साउथ का कम है। तो प्रॉब्लम ये है कि सदर्न स्टेट्स ये कहते हैं कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तो आपको तो हमें रिवॉर्ड देना चाहिए ना, और पनिशमेंट दे रहे हैं और आप हमें पनिशमेंट देंगे। तो एक एप्रीहेंशन, हमारी सीटें घटा देंगे। हाँ, एक एप्रीहेंशन है साउथ के स्टेट्स में कि जो परिसीमन होगा इसमें जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें और कम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये तमिलनाडु, ये केरल, ये आंध्र प्रदेश, मतलब टोटल जो साउथ है, भारत इस समय बंटा हुआ दिख रहा है नॉर्थ और साउथ के बीच। और जो नॉर्दर्न स्टेट है वहां की पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें नॉर्थ स्टेट का देश की राजनीति में, देश के राष्ट्रपति के चुनाव में, देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के election, लोकसभा के बहुमत, हाँ, तो मतलब जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, यूपी, वो बिहार, dominate करेंगे। वो डोमिनेट करेंगे। और अभी पहले से ही करना है, और ऑलरेडी कर रहे हैं, और वर्चस्व वाली वर्चस्व बढ़ेगा। कहते हैं पहले से था हाँ, कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है। ऑलरेडी यूपी की 80 सीटें हैं 80 लोकसभा में, तो ये हुआ कि और बढ़ जाएगी इसकी सीटें। यही लड़ाई है। और नॉर्दर्न स्टेट्स ये चाहते हैं कि भाई हमें आप रिवॉर्ड दीजिए, हमने पॉपुलेशन कम की है। सही बात। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर पैसे का भी लेन देन है, क्योंकि पॉपुलेशन सर एक बहुत बड़ा आधार होता है जब फाइनेंस कमीशन टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करता है। करेक्ट। टैक्स डिवोल्यूशन, पहले प्लानिंग कमीशन भी जब प्लान एलोकेशन करता था, हाँ, नियोजित अनुदान, तो वो भी जनसंख्या का एक आधार, एक बेस होता है पॉपुलेशन। तो क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी को अच्छा शेयर मिल जाता है इस टैक्स में। तमिलनाडु की जनसंख्या कम है तो फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग जो शेयर होगा वो उसको कम जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व, राजनीतिक, पैसे का, इन सबको लेके लड़ाई झगड़ा नॉर्थ और साउथ में चल रहा। हालांकि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और साउथ इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी अन्याय नहीं होगा, इसका कोई रास्ता निकालना, कोई भी सीट उनकी घटने नहीं पाएगी। क्योंकि बीजेपी को भी ये देखना है कि सदर्न स्टेट्स में, सदर्न पार्ट में उसका जो भी पॉलिटिकल करियर है, उसको भी स्पेस बढ़ानी है अपनी। हाँ, स्पेस बढ़ानी है। अभी भी कमल जो है वो तमिलनाडु, केरल में खिल नहीं पाया है, तो वो चाहते हैं कि कमल यहाँ खिले। तो वो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम एक बैलेंस मेंटेन करेंगे कि जो भी परिसीमन होगा उसका इम्पैक्ट उस पर नेगेटिव न हो। बिल्कुल। अब इसी के साथ साथ हिंदी का भी विरोध हो रहा है कि हिंदी जो त्रिभाषा सूत्र, हाँ, जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, उसका भी बड़ा विरोध हो रहा है कि केंद्र सरकार साउथ के स्टेट्स में हिंदी को थोपना चाह रही है। और ये भी आरोप लगा है कि जो HRD मिनिस्टर है उन्होंने धमकी दी है कि अगर आप MOU साइन नहीं करेंगे तो जो फाइनेंस कमीशन का टैक्स का पैसा है आपको वो नहीं मिलेगा। तो बड़ा विरोध इसका भी चल रहा है कि आप हिंदी हम पे लाना चाहते हैं। तो तमिल अस्मिता, तमिल एग्जिस्टेंस वगैरह जो है, तमिल प्राइड जो है, या साउथ का जो पूरा है, उस पर भी इंडिया डिवाइड होता हुआ नजर। बट ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हैं। फैशाने को खमदार गेसू से मतलब, मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब, ख्यालात अच्छे तो बोली भी अच्छी, न हिंदी से मतलब न उर्दू से मतलब। तो हम भाषा, धर्म, मजहब, जबान, क्षेत्र, बहुत सारे आधारों पर जो आपस में लड़ते हैं वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हम सब लोग एक बने रहेंगे, देश के साथ रहेंगे, देश के लिए सोचेंगे तो हम सब लोग का लाभ होगा। ऐसी प्रोग्राम को द वर्ल्ड दिस वीक को देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।